Hello and good morning everyone. Welcome to Exact IS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. It's 22nd of October 2024 और आज की हमारी पहली खबर है इंडिया चाइना रीच डील ऑन ईजिंग LAC टेंशंस। बेसिकली पहले समझते हैं LAC क्या है। इंडिया और चाइना दो नेबरिंग कंट्रीज है जो कि 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है। इन दोनों कंट्रीज के बीच पर समय समय पर डेवलपमेंट्स हुए हैं और इस लाइन को डिमार्केट किया गया है कि कौन सा रीजन किस कंट्री के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले 1913 का टाइम पीरियड था, तब इंडिया फ्री नहीं था, इंडिया सॉवरेन नहीं था। उस टाइम पर ब्रिटिश लेड गवर्नमेंट ने तिब्बत के साथ अपने बॉर्डर्स रीजन को रिजॉल्व किया और उस टाइम पर जो लाइन फॉर्म की गई उसे बोला गया मैकमोहन लाइन। सर हेनरी मैकमोहन ने ये लाइन डिमार्केट की थी, इसलिए इसे बोला गया था मैकमोहन लाइन। उसके बाद जब हमें आजादी मिली, चाइना भी फ्री हुआ, 1957 में इस लाइन ऑफ मैकमोहन लाइन को एब्रिज किया चाइना ने और अक्साई चीन वाला रीजन अपने अंडर में ले लिया और वहां पर मेजर डेवलपमेंट्स करने लगा। 1962 में अगेन दोनों कंट्रीज के बीच में वार हुआ, इंडिया चाइना फर्स्ट वॉर कंडक्ट हुआ। उसके बाद फिर से थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ और जो लाइन उस टाइम पर बनाई गई उसे बोला गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर हमारा जो नया लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी जिसे हमने बनाया है, वो रीजन वेस्टर्न सेक्टर के अंतर्गत आता है। मिडिल रीजन सेंटर सेक्टर और देन ईस्टर्न सेक्टर मतलब कि अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। कई बार चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वो उसका सदर्न तिब्बत वाला पार्ट है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश भी चाइना को ही बिलोंग करता है। बट वी ऑल नो चाइना की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, मतलब कि कंटिन्यूअसली चाइना अपने एक्सपेंशन को देखता है और अपने नेबर स्टेट्स के साथ यूजुअली उसके डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं। सिमिलरली 2020 में अगेन चाइना ने अपने रीजन को नए मैप्स को जारी किया और हमारे गलवान वाले एरिया को, जो ये लद्दाख वाला रीजन है वहां पर गलवान वैली है, उस रीजन को अपने अंतर्गत बताया। उसी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होने लगे और अभी कंटिन्यूअसली दोनों कंट्रीज के बीच में सेटलमेंट चल रहा था, एग्रीमेंट चल रहा था। फाइनली अब LAC वाले रीजन में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में हमें टेंशंस कम होती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट न्यूज इज लॉस फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस डू नॉट ब्रीच सेक्युलरिज्म। बेसिकली इंडिया में माइनॉरिटीज रहते हैं और माइनॉरिटीज को कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। अगर उन्हें कुछ राइट्स दिए गए हैं, उन्हें राइट है कि अपने इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना, अपने हिसाब से गवर्न करना, बट वो एक लिमिट के बाहर नहीं जा सकते, मतलब कि कहीं ना कहीं उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि वो अपने लिमिट्स को बियॉन्ड द लिमिट्स काम कर रहे हैं या फिर ये जो भी काम हो रहा है वो वेलफेयर के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो इस रिगार्डिंग स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। यही जजमेंट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस चीज को थोड़ा सा डेप्थ में समझने के लिए पहले हम समझते हैं माइनॉरिटी का आखिर सिस्टम क्या है इंडिया में। माइनॉरिटीज को हमने दो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 29 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अगर इंडिया का कोई भी सेक्शन है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया है, जिनके पास डिस्टिंक्ट अपना कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उन्हें राइट है कि वो अपने इन तीनों चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अपनी कल्चर को, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को, हर चीज को उन्हें कंजर्व करने का राइट है। सिमिलरली आर्टिकल 30 उन्हें अपना ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का राइट देता है। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसका अपना कल्चर और लैंग्वेज है। वो सोसाइटी क्या चाहेगी, वो सेक्शन क्या चाहेगा कि हम अपना नॉलेज अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करें। अगर ये पास आउट नहीं होगा नॉलेज, कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो कहीं ना कहीं कल्चर तो खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे कंटिन्यूअसली ग्रो करने के लिए
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो कि माइनॉरिटीज को बिलोंग करते, जो कि उन्हीं के द्वारा एस्टैब्लिश भी किए जाए और एडमिनिस्टर भी किए जाए। सो ये हमें राइट मिलता है आर्टिकल 30 के थ्रू। उनके पास अपनी चॉइस रहती है वो किस तरह से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रहे हैं और एडमिनिस्टर कर रहे हैं। सो अभी का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का वो ये आया है कि लॉज फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस डू नॉट ब्रीच सेक्युलरिज्म। बेसिकली हुआ क्या था कि उत्तर प्रदेश में मदरसास के खिलाफ वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, मतलब कि जो भी स्टूडेंट मदरसास में पढ़ रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनको और भी बड़ा एक स्कोप प्रोवाइड करने के लिए उन्हें बोला गया कि आप मेन स्ट्रीम स्कूल से जुड़िए। सो इसी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट उन्होंने मदरसा वालों ने पेटिशन फाइल कर दी कि इसकी वजह से अप्रॉक्स 70 लाख स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन छोड़ के मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जुड़ना पड़ेगा। सो इसी रिगार्डिंग एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया कि ये चीज सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है। मतलब कि अगर स्टेट इस तरह से इंटरफेयर करना चाह रहा है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी है, तो ये सेक्युलरिज्म को ब्रीच नहीं कर रहा है। मतलब कि माइनॉरिटीज के राइट्स हो जाए चाहे सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट हो जाए, ये सब ब्रीच नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये इंडिया के वेलफेयर के लिए अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज इज delimitation making us rethink on small families, says Stalin। बेसिकली हमारा बहुत पहले से, जब से हमें आजादी मिली है उसके बाद हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी चेंज ही होती रही है, बट आज की डेट में हम सबसे बड़े, मतलब कि हमारी जो डेमोग्राफी है वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास मोस्ट पॉपुलस कंट्री की लिस्ट देखी जाए तो उसमें हम सेकेंड नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर चाइना, सेकेंड नंबर पर इंडिया। आने वाले समय में हो सकता है इंडिया इस चीज को क्रॉस आउट भी कर जाए। इसी रिगार्डिंग हमने पॉलिसी स्टार्ट की, 2 चाइल्ड पॉलिसी। मतलब कि जो पहले बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, पेरेंट्स के 5 6 7 बच्चे ऐसे हुआ करते थे, उसको हमने कम करने की बात की कि अब सिर्फ एक पेरेंट के 2 ही बच्चे होने चाहिए। सो इसी रिगार्डिंग हमने फर्टिलिटी को कम किया, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया ताकि रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए। और अगर ये फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी को देखा जाए तो सदर्न स्टेट्स इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में सबसे आगे रहे। मतलब कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल किया एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। अब इस चीज को हम लिंक करते हैं डिलिमिटेशन से। होता क्या है कि कंट्री में जिस हिसाब से स्टेट में पॉपुलेशन है उस हिसाब से उस स्टेट को पार्लियामेंट में सीट्स प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी से ज्यादा कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में आएंगे। अगर तमिलनाडु की पॉपुलेशन कम है तो वहां से कम लोग इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में आएंगे। सो इसी रिगार्डिंग जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, उनके साइड से स्टेटमेंट आया कि जो हमने पॉपुलेशन पॉलिसी को इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एज अ प्रॉब्लमेटिक होती हुई नजर आ रही है। इस चीज को अगर डिलिमिटेशन से कनेक्ट किया जाए, होता क्या है कि हर साल लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की जब बात की जाती है तो वहां की टेरिटरीज को डीलिमिट किया जाता है, रीआइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने रिप्रेजेंटेटिव कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि एक रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब कि अगर एक रिप्रेजेंटेटिव यूपी में जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उतना ही रेशियो होना चाहिए हर एक स्टेट में, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर स्टेट में उतना ही रेशियो का पॉपुलेशन एक रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत आना चाहिए। इस चीज को नियरली इक्वल करने के लिए हर साल डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जाती है। आर्टिकल 82 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें बताता है डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के लिए। डिलिमिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स and boundaries of territorial constituencies in each state for Lok Sabha and legislative assemblies। बेसिकली इसके अंतर्गत स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब की जो सीट्स रहती है उनको भी डिफाइन किया जाता है कि कितने लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, 4 बार इन बाउंड्रीज को डिमार्केट किया गया है। 1952,
1963, 1973 और 2002 में भी। अभी इस चीज को फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना गया कि पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए क्या होता था कि स्टेट्स ना अपने ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजने के लिए पॉपुलेशन बढ़ाते ही जा रहे थे। सो उस चीज को फ्रोजन कर दिया गया 2026 तक के लिए। मतलब कि जो 2026 के बाद पहला सेंसस होगा, उस हिसाब से फिर से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज CAQM invokes GRAP Stage 2 measures as air quality worsens। बेसिकली हुआ क्या था, इसको पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर के बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2016 में एक केस आया था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया जाए। इस एक्शन प्लान के अंतर्गत अलग अलग मेजर्स रखे गए, जिस हिसाब से एयर क्वालिटी रहती है, पुअर, मॉडरेट, वेरी पुअर, सीवियर या सीवियर प्लस। जिस तरह की एयर क्वालिटी रहती है उस तरह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान्स के मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है दिल्ली NCR वाले रीजन की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए तो 2002 के पहले एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी जो थी वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करती थी, बट 2020 में हमने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली CAQM बनाया। CAQM उस पूरे रीजन के लिए, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उस एडजॉइनिंग एरियाज की एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए और बेयरेबल लेवल्स के अंतर्गत रखने के लिए काम करता है। सो रिसेंटली जो दिल्ली वाला रीजन है वहां पर एयर क्वालिटी गिरती हुई नजर आ रही है। सो ग्रेडेड एक्शन प्लान का स्टेज 2 वाले मेजर्स इसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। स्टेज 1 में हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बिल्कुल बंद कर दिया था, और स्टेज 2 में अब क्या किया जाएगा, जो भी कोल का यूज है, डीजल जनरेटर का यूज है और चिमनी वगैरह का यूज है। चिमनी बेसिकली जो तंदूर में कोल का यूज करके हम तंदूर बनाते हैं रेस्टोरेंट्स में या ओपन रेस्टोरेंट्स में, इन सारी चीजों को बैन आउट कर दिया गया है। साथ के साथ फायर क्रैकर्स के सेलिंग को भी अलाउ नहीं किया गया है, मतलब कि वहां पे फायर क्रैकर्स की सेलिंग भी बंद की गई है। उसके पीछे रीजन है एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट न्यूज इज एन अप्रोचिंग माइलस्टोन इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। बेसिकली नवंबर 26 को हम 75th कॉन्स्टिट्यूशनल डे अपना सेलिब्रेट करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है जो इतने सालों से हमारे जो इंडिया के पीपल हैं वो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंडेड है। उन वैल्यूज में कुछ वैल्यूज को डिस्कस किया गया है। जैसे पहली वैल्यू है, फर्स्ट, पीपल रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली जो इंडिया के लोग हैं उनके अंतर्गत एक जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए एक रिस्पेक्ट है, वो इस चीज को रिस्पेक्ट देते हैं, और सिमिलरली उन इंस्टीट्यूशंस ने उन्हें इन रिस्पॉन्स चीजें भी दी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें आजादी मिली थी 1948 के टाइम पर, उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सिर्फ 32 ईयर्स, आज वो बढ़कर हो गई है 60 ईयर्स। चाहे सोशल कंडीशन हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशन हो जाए, एजुकेशनल स्टेटस हो जाए, हर चीज में लोगों ने इम्प्रूवमेंट ही देखा है। इसलिए उनका जो बिलीफ है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर बढ़ गया है। कंटिन्यूअसली इस ट्रस्ट के ही चलते जो हमारे जो इंडियंस हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपने आप को बांध कर रखे और कंटिन्यूअसली उससे रिस्पेक्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहली चीज। द सेकेंड थिंग इज standards of living and the quality discussed already. The second thing is, पहले क्या था कि जो पार्टिसिपेशन था लोगों का, अगर देखा जाए 1950 और 1951 के जनरल इलेक्शंस की बात की जाए, उस समय अप्रोक्स 60% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन प्रोसेस में। अब वो जो पेस है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लोकल इलेक्शंस की बात की जाए, जनरल इलेक्शंस की बात की जाए, तो उस टाइम पर 65.79% वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिला, मतलब कि लोगों का विश्वास बढ़ता हुआ नजर आया। सेकेंड बात की जाए तो सेकेंड, द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। बेसिकली जब भी इंडिया में इलेक्शंस हुए हैं, हमें एक भी बार
ऐसा देखने को नहीं मिला है कि स्मूथ ट्रांजिशन गवर्नमेंट का नहीं हुआ हो। मतलब कि चाहे इलेक्शंस में कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हुई हो, चाहे कोई भी इलेक्शन जीता हो, और ड्यूरिंग इलेक्शन हमने ये भी देखा है कि इंडिया में इलेक्शन कैंपेन्स कितने बड़े लेवल के होते हैं। चाहे कितना ही हाई लेवल का इलेक्शन कैंपेन क्यों ना हुआ हो, चाहे अपोजिशन पार्टी ने किया हो या विनिंग पार्टी ने किया हो, बट स्टिल एट द एंड जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, उस चीज को जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो इजिली एम्ब्रेस करते हैं, मतलब कि इजिली एक्सेप्ट करते हैं। और जो भी गवर्नमेंट का ट्रांजिशन है, अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास या फिर कोalition गवर्नमेंट के पास पावर ट्रांसफर होता है तो वो बहुत स्मूथली हो जाता है, लोगों को इस चीज के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ के साथ ये भी देखने को मिला कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो उसी पार्टी को जिताते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, साथ के साथ जो भी उनके सामने चैलेंजेस आते हैं उन सबको कम करने में उनकी मदद करते हैं। इंडिया के सिटीजन्स उसी पार्टी को वोट देते हैं और उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनाते हैं। सिमिलरली इस वे में समय समय पर हमें ट्रांजिशन देखने को मिला है, मतलब कि पावर का ट्रांसफर होते हुए हमें देखने को मिला है। सेकेंड थिंग, उसके बाद थर्ड थिंग का डिस्कस करते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम थ्रू कोर्ट्स। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए, लीगल राइट्स दिए, इन सबको सिर्फ हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है, इनको बल्कि कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्स भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 32 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है, या जो भी प्रोविजंस हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग की जाती है। किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को कभी एब्रिज नहीं किया गया है। इवन अगर फंडामेंटल राइट्स का मुद्दा है तो जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। वैसे तो जो है वो एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो की जाती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, बट जहां पीपल के राइट्स की बात आती है वहां वो लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी रीच कर सकते हैं। इस तरह के प्रोविजंस जो हैं उनकी वजह से हमारा जो बिलीफ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बढ़ता जाता है। देखा जाए तो जिस समय हमें आजादी मिली थी तो जो भी लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे कहीं ना कहीं वो फ्रीडम फाइटर्स ही थे। उन्होंने देखा था कि कितना स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये भी चीज देखी थी कि कैसे एक स्टेट अपना निरंकुश हो सकता है या फिर बेनावोलेंट स्टेट बन सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए, लोगों के हाथ में कुछ अधिकार दिए ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके हर चीज की। आगे बात की जाए, द फोर्थ वन इज द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, इंडिया में हमने फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया। समय समय पर हमें देखने को मिला है कि हमने फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग भी किया है। फॉर एग्जाम्पल 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो हमने पंचायती राज सिस्टम और नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, इसके तहत हमने फेडरलिज्म को और भी ज्यादा बड़ा बेस प्रोवाइड किया। फिफ्थ देखा जाए तो द रोल ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी इन इंस्टॉलिंग फेथ इन डेमोक्रेसी। बेसिकली इंडिया में जो मीडिया है, सिविल सोसाइटीज है, वो बिल्कुल फ्री है, वो जनता के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी को रखती है। जो भी गवर्नमेंट में काम हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन जनता को प्रोवाइड की जाती है। साथ के साथ जनता के पास एक अपना राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन जो है वो सिटीजन्स पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये सारी 5-6 जो वैल्यूज है, इन सारी वैल्यूज ने हमारा फेथ कॉन्स्टिट्यूशन पर बढ़ा दिया है। इसीलिए अभी तक 75 ईयर्स हो गए हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बाइंडेड है, हम कंटिन्यूअसली उसे फॉलो कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारे 7 कंट्रीज फ्री हुई थी या कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने कितनी बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है और आए दिन हमें देखने को भी मिलता है कहीं मिलिट्री कूप हो रहा है, कहीं वहां की सेना कुछ कर रही है। इस तरह से चीजें हमें अलग अलग देखने को मिली है। बट अगर इस चीज को इंडिया से कंपेयर किया जाए तो इंडिया में हर चीज बहुत स्मूथली कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट वन इज, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। That is the case for a
नेचर रिस्टोरेशन लॉ इन इंडिया। बेसिकली हम सब जानते हैं जो भी इकोसिस्टम की जो वल्नरेबिलिटी है वो कोई रीजनल इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। मतलब कि जो इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो रहा है, चाहे वो रिवर इकोसिस्टम हो जाए, फॉरेस्ट हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, किसी भी तरह का इकोसिस्टम हो जाए, उस वो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन फेस कर रहा है। इस डिग्रेडेशन को कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने अपना एक लॉ लाया है। उसके तहत उन्होंने अपने गोल सेट किए कि 2030 तक वो अप्रोक्स 30% इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे और 2050 तक पूरा 100% रिस्टोरेशन करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली इंडिया को भी इस ईयू के लॉ से कुछ चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर सिनेरियो देखा जाए तो इंडिया में भी अप्रोक्स 30% जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। बेसिकली कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, जो ये वाला रीजन है जहाँ पे हमें डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है, वो अपनी बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है। हमने अपने ही कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, या इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया। अलग अलग चीजों के तहत हमने कोशिश की है कि हम इकोसिस्टम को रीस्टोर्ड रखें, डिग्रेडेशन को कम करें। बट स्टिल इससे ज्यादा हमें एक्शंस की जरूरत है, इससे ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है कि हमें अपने इकोसिस्टम को रीस्टोर करना चाहिए। देखा जाए तो इंडिया को हम इस चीज को फेसेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले जो कम कम डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं उन चीजों को रिस्टोर किया जाए, उसके बाद वेटलैंड्स पर आए, उसके बाद रिवर इकोसिस्टम पर आए। ऐसे मतलब फेसेस वे में हम अपने टारगेट्स को सेट करें कि 2030 तक हमें अप्रोक्स 20% जो भी लैंड डिग्रेडेड है या जो इकोसिस्टम डिग्रेडेड है उसे ठीक किया जाए। उसके बाद 2050 तक के टारगेट सेट किए जाए। इस तरह से फेजेस मैनर में करने से हमारा इकोसिस्टम जो अपनी लिमिट्स है वहां तक रिस्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज ऑन सैंक्शंस एंड शैडो फ्लीट्स। बेसिकली ये जो एडिटोरियल है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर ए जनरल डिस्कशन समझते हैं कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट हुई, मतलब कि जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया, उस टाइम पर यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे कि कोई भी कंट्री रशिया के ऑयल को लेकर के डील नहीं करेगी या इस लेवल का प्रॉफिट रशिया को नहीं प्रोवाइड करेगी जिससे कि वो वॉर को बढ़ा सके। इन सैंक्शंस को कुछ कंट्रीज ने साइडलाइन कर दिया, स्टिल रशिया के साथ अपने रिलेशंस को कंटिन्यू रखा। चूंकि रशिया हमें कम प्राइस पर ऑयल प्रोवाइड कर रहा था, रशिया के पास ऑयल नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छे से अवेलेबल है, सो वो हमें जब प्रोवाइड करा रहा था तो कुछ कंट्रीज उसे डिस्काउंटेड प्राइस पर परचेस कर रही थी, उसमें से इंडिया भी एक है। बट यूएसए ने इसके रिगार्डिंग सैंक्शंस लगाए रखे। सो ऐसे शिप्स या ऐसे कार्गोस जो इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, इन कार्गोस को शैडो फ्लीट्स बोला गया था। हालांकि अगर शैडो शिप इंडस्ट्री को देखा जाए तो जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इन रीजन्स में शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कह लो और काम कह लो शिप से रिलेटेड, वो काम ज्यादा होते हैं। बट आज की डेट में भी जो ये लॉज है वो यूके और यूएसए के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए सैंक्शंस को देखा जाए तो यूएसए ने सैंक्शन तो लगा दिया कि रशिया से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, बट स्टिल अगर इस तरह से किसी कंट्री को कंप्लीट कट आउट कर दिया जाएगा तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है, या फिर ऑयल के प्राइसेस शार्प डिक्लाइन या अपराइज हो सकते हैं। इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज बैलेंस रखने के लिए कंप्लीट सैंक्शंस किसी भी कंट्री पर इस तरह से नहीं लगाने चाहिए। नेक्स्ट वन इज on railways decision to shrink advance booking period। बेसिकली हमारे पास पहले प्रोविजन रहता था कि अगर हमें ट्रेवल करना है तो हम अपनी एडवांस बुकिंग कर सकते थे अप्रॉक्स 4 मंथ्स तक की, बट उस टाइम पीरियड को अब कम कर दिया गया, 60 डेज तक कर दिया गया। मतलब कि अब सिर्फ एडवांस बुकिंग 60 डेज तक की जाती है। रेलवे ने ऑब्जर्व किया
कि अगर इतने लंबे टाइम पीरियड पहले ही लोग बुकिंग कर लेते तो वो जो जर्नीज रहती हैं वो एकदम श्योर शॉट नहीं रहती है। मतलब कि जब जर्नी की डेट पास आने वाली रहती है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, उन अपनी टिकट्स को कैंसिल कर देते हैं। इसकी वजह से रेलवे को थोड़ा सा घाटा देखने को मिलता है। कई बार सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। साथ के साथ जो बर्ड्स हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अगर उसी चीज को कंपेयर किया जाए 2 मंथ्स के टाइम पीरियड से, तो जो 2 मंथ पहले जो जर्नी डेट्स डिसाइड होती है, जो टिकट्स होती है, यूजुअली उनका कैंसिलेशन नहीं होता है। 80 to 90% जो भी टिकट्स इस दौरान कंडक्ट करवाई जाती है 2 महीने पहले, उनको प्रॉपर उन जर्नी को कंडक्ट करवाया जाता है। इसलिए रेलवे ने अपना डिसीजन लिया कि अब 4 मंथ वाले टाइम पीरियड को घटा करके 2 मंथ ही किया जाए, ताकि रिसोर्सेज का प्रॉपर 100% यूटिलाइजेशन हो सके। Next one is how policies shape high performance building standard and climate goals. Basically इस एडिटोरियल में हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है। आने वाले समय में चूंकि हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी इस तरह से बनाना चाहिए, इस तरह के बिल्डिंग्स को प्रमोट करना चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंस हो, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के मिटिगेशन में हमारी मदद कर सके। सो इस पूरी एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग रहते हैं वो कहीं ना कहीं प्लस प्लस वाली सिचुएशन में काम करते हैं। मतलब कि पहला चीज वो फाइनेंशियली, चूंकि आज का जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप कोई चीज ऐसी इंस्टॉल कर रहे हो जो कि इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को कम करती है, सो वहां पर आपको गवर्नमेंट के साइड से सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। सो कहीं ना कहीं जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग होगी उनको बनाने में फाइनेंशियली हमें कम खर्चा लगेगा। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। साथ के साथ प्लस प्लस सिचुएशन, मतलब कि अगर वो उन बिल्डिंग्स में 60% से कम एनर्जी डिमांड है। मान लो अभी जो किसी भी बिल्डिंग की डिमांड 100% एनर्जी की है, सो अगर हमने हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग बनाई है उसमें एनर्जी की डिमांड कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो भी उसका एमिशन होगा, कार्बन एमिशन, वो भी कम होगा। तो आने वाले समय में वो बिल्डिंग्स अपना कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स के तहत ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट्स को। सो इसी तहत उनको क्या होगा, विन विन सिचुएशन जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो भी हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग है वो एक कंज्यूमर के लिए अच्छी साबित होंगी। नेक्स्ट वन इज सेक्युलरिज्म इज अ कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली सेक्युलरिज्म हमने 42nd अमेंडमेंट के तहत अपने प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। इस एडिटोरियल में सेक्युलरिज्म को लेकर के डिस्कशन किया गया है कि इंडिया पहले से ही सेक्युलर था। इंडिया में सिर्फ हमने 1976 में एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड आउट किया है। मतलब कि क्या था, जब हम आजाद हुए थे ना, उस टाइम पे सेक्युलरिज्म की वेस्टर्न डेफिनेशन ज्यादा प्रिवेल कर रही थी। वेस्टर्न डेफिनेशन में सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता था, रिलीजन और स्टेट का कंप्लीट डाइवोर्स। मतलब कि दोनों एक दूसरे के एम्बिट में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट हम इस सेक्युलरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे थे। हमारा सेक्युलरिज्म ये था कि जो स्टेट है वो हर एक रिलीजन से इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा। समय आने पर अगर किसी रिलीजन में गलत प्रैक्टिसेस है, उस चीज को बंद करने में स्टेट के पास राइट्स अवेलेबल है। मतलब कि स्टेट्स हर एक रिलीजन से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। बट अगर हम उस टाइम पर अपने प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली सेक्युलरिज्म वर्ड को लिखते तो पूरे ग्लोब को सेक्युलरिज्म की वेस्टर्न डेफिनेशन से कनेक्ट होता है इंडिया। बट जब समय इवॉल्व हुआ, हमने कुछ प्रैक्टिसेस देखी, हमने ग्लोबल लेवल पर अपनी एक इमेज बना ली, तब जाके 1976 में अमेंडमेंट के तहत, 42nd अमेंडमेंट के तहत हमने सेक्युलरिज्म वर्ड को एज अ प्रियम्बल एक्सप्लिसिटली मेंशन किया। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी के दोनों मिलकर के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। इनकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व रहती हैं वहां पर ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू नॉन डिस्प्यूटेड रीजन।
अप्रॉक्स 1.1 बिलियन पीपल एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत देखने को मिले। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत 3 सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके देखा जाता है कि किन पीपल्स के पास कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस हिसाब से ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का नीति आयोग जो है वो 2021 से अपना ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी रिलीज करता है। इसके अंतर्गत 10 इंडिकेटर्स रहते हैं। नेक्स्ट वन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेसिकली गवर्नमेंट ने वीट के लिए और 5 अदर रबी क्रॉप्स के लिए रिसेंटली मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज किया है। होता क्या है कि फार्मर्स की सिक्योरिटी के लिए उनको एक गारंटीड प्राइस इंश्योर की जाती है। मतलब कि अगर कोई फार्मर कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे अश्योर किया जाता है कि अगर तुमने ये प्रोडक्शन किया है तो तुम्हें इतना मिनिमम प्राइस गारंटीड गवर्नमेंट के साइड से प्रोवाइड होगा ही होगा। 22 क्रॉप्स पर गवर्नमेंट अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज करती है, जिसमें से 14 खरीफ क्रॉप है और 6 रबी क्रॉप्स है। 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स दैट इज जूट एंड कोपरा। बेसिकली कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP जो है वो रिकमेंड करती है कि कितनी मिनिमम प्राइस रहनी चाहिए, और इस चीज को रिलीज किया जाता है CACP के द्वारा। Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister takes final decision. So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। थैंक यू।